COQP 04 बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का पेपर देने से पहले एक जो माइंडसेट आपको पेपर को लेकर होना चाहिए, पॉइंट वन। दूसरा, ये माइंडसेट कैसा डेवलप होगा, जब आपको पेपर का समझ होगा, तो आपको पेपर की समझ डेवलप करने की जरूरत है कि पेपर कैसा एग्जैक्टली एग्जाम में आपको दिख सकता है। तो कहीं ना तो कहीं आपका लास्ट मोमेंट पर पेपर को लेकर एक स्ट्रेटेजी, माइंडसेट, एक आइडिया डेवलप हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो बेसिकली PGCUET वाले वेबसाइट पर जाना है, अपना बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस COQP 04 वाला सिलेबस आप ओपन करना है आपको। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये COQP 04 वाला अब तक सभी कैंडिडेट्स को क्लियर होगा। COQP 04 पेपर कोड मेजरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही है और मेजरली BHU के लिए ही है। BHU में किसी को एडमिशन लेना होता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट में, तो COQP 04 वाला पेपर कोड लागू होता है। खैर, ये पेपर कोड वाली बातें करना अब बेफिजूल की बातें होंगी, बेवकूफ़ी होंगी, क्योंकि अब तक तो आप फॉर्म वॉर्म फिल कर चुके हैं, पेपर कोड की अंडरस्टैंडिंग सबको है। खैर, तो जब आप सिलेबस वाला पेज ओपन करोगे तो ये आपके आगे ओपन होगा, बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस COQP 04। तो देखो सिलेबस में क्या दे रखा है, दे रखा है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड होम साइंस। तो मान लो अगर तुमको फेल होना है, ठीक है, मान लो अगर तुमको फेल होना है, तो तुमको फेल होना है तो तुम हमसे क्या पूछोगे कि सर होम साइंस कहां से पढ़े? तुम ये पूछोगे कि सर साइंस कहां से पढ़े हम। मान लो तुमको फेल होना है तो तुम ये पूछोगे। दूसरा क्या चीज पूछोगे, सर कॉमर्स कहां से पढ़े। जिस बच्चों को फेल होना है वो बच्चा ये पूछेगा। देखो, इंसान के दुश्मन से इंसान की औकात की ऊंचाई जो है आप नाप सकते हो। जिस तरह लेवल के उसके दुश्मन होंगे, उसी लेवल से आप सामने वाले की औकात आंक सकते हो कि कितनी उसकी काबिलियत है। उसी तरह एक बच्चा जिस तरह के लेवल का, जिस औकात के लेवल का प्रश्न वो ढूंढ रहा होता है, उसी से आप उसका सिलेक्शन गेज कर सकते हो, होगा कि नहीं होगा। तो जैसे मान लो तुम्हारा पेपर है 04 का, ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि साइंस कहां से पढ़ें, कॉमर्स कहां से पढ़ें। तो इसका मतलब यह है कि तुम एग्जाम में जाने से पहले तुम कुछ प्रिपेयर्ड नहीं हो और तुम्हारा अटेंशन इन बातों पर जा रहा है। साइकोलॉजी में एक मिशन टाइल सिंड्रोम वाला कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि एक बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा स्विमिंग पूल है, और उस स्विमिंग पूल में गए और स्विमिंग पूल बनाने वाले ने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ एक टाइल बीच में से निकाल दिया था। तो लोग आते थे तो कहते थे यार पूरा स्विमिंग पूल बहुत अच्छा बना है, लेकिन यार वो टाइल मिसिंग है। अगर वो टाइल रहता ना तो एक कंप्लीट रहता, वो टाइल रहता ना तो कंप्लीट रहता। पूरा स्विमिंग पूल का पूरा खूबसूरती छोड़कर पूरे इंसान की साइकोलॉजी कहां जा रही है, सिर्फ उस एक मिसिंग टाइल्स पर। यहां भी आपके साथ क्या हो रहा है, ये जो पूरा मेजर सिलेबस है ना, जो काम की चीज है, आप छोड़कर बस आपका अटेंशन उस नकारात्मक चीज पर, वो जो एक मिसिंग टाइल वाला एरिया है, वहीं पर जा रहा है कि कॉमर्स और साइंस की सर कहां से पढ़े। ऑन द अदर हैंड बहुत ही क्लियर है कि पेपर COQP 04 का है, एजेंडा ही ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के रिगार्डिंग बात करना है, पूरा मुद्दा ही सोशल साइंस पर है। तो आपका साइंस कॉमर्स प्रिपेयर्ड है नहीं प्रिपेयर्ड है, वो बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि पेपर ही 04 का है मेरे भाई, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस लिखा हुआ है। दैट सिंपली मींस कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस पर ही फोकस करो, और उतना फोकस करने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा एकदम आराम से, बहुत स्मूथली, बहुत मक्खन की तरह। आपको एक बात जो और समझनी है, माइंडसेट वाइज पेपर देने से पहले क्लियर रहिए एकदम, कि जैसे मान लो पेपर में तुमको 75 क्वेश्चन करना है, तो यार तुमको सब थोड़ी ना सही करना है। ये कोई एकेडमिक एग्जाम थोड़ी ना है कि जो ज्यादा परसेंटेज पाएगा उसको जो अलग से कुछ बुला के फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज दिया जा रहा है। ऐसा कुछ थोड़ी ना नौटंकी चल रहा है। अरे 75 क्वेश्चन है, तुम्हारा धोखे से हो चाहे धक्के से हो, तुम्हारा नाम लिस्ट में आना चाहिए, चाहे जैसे आए, चाहे जिस भी प्रकार से आ रहा हो, चाहे तुम्हारा कैटेगरी हो, चाहे तुम्हारा जनरल में हो तो तुम्हारा टॉप मेरिट में हो, चाहे EWS हो, चाहे जो भी हो, धोखे से आए, धक्के से आए, जैसे भी आए, आना चाहिए। तो 75 क्वेश्चन में एक बच्चा ना अगर 52 से 55 क्वेश्चन नेट सही करता है तो उसका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 52 टू 55 क्वेश्चन सही करने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको बाकी का जो है 20 से 25 क्वेश्चन गलत करने का लाइसेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बाकी का 20 से 25 क्वेश्चन गलत करने का लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं है। निगेटिव पॉजिटिव टोटल मिला के, कुल मिला के आपका 52 से 55 क्वेश्चन अगर ऑन एन एवरेज सेट बैठता है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। इनफैक्ट कह लो कि 50 क्वेश्चन तक भी आपका सेट बैठता है तो भी आप इजीली सेलेक्ट हो जाओगे, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे BHU हो, दोनों जगह इजीली सेलेक्ट हो जाओगे। तो क्वेश्चन उठता है कि हम किस प्रकार से मैनेज करें कि चाहे धोखे से चाहे धक्के से हमारा इतना सही हो जाए, ये चीज हम कैसे मैनेज करें। तो देखो, अगर आप लास्ट मोमेंट पर इन बातों को देख रहे हो, पेपर में जाने से पहले समझ रहे हो, तो आप ध्यान दीजिए, जैसे हिस्ट्री लिखा हुआ है, तो हिस्ट्री में तुम्हारा फोकस
सबसे ज्यादा एंशियंट हिस्ट्री पर होना चाहिए, सबसे ज्यादा फोकस एंशियंट हिस्ट्री पर होना चाहिए। देखो मैं जो बात कह रहा हूं कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्मलेख है या कोई तकिया कलाम हो गया है कि कोई ब्रह्मलेख है, नहीं नहीं भैया, हिस्ट्री सर बोले हैं तो एंशियंट बने, एंशियंट से ही आएगा गारंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मेजर स्पेकुलेशन आप मान के चलो कि ये जो है ना हिस्ट्री का मतलब यहाँ पर एंशियंट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेगा, फिर मेडिवल से, फिर थोड़ा कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मॉडर्न से भी रहेगा। क्योंकि जो पेपर कोड है ना 04 वाला बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, एक्चुअली बीएचयू में क्या है ना, बीएचयू में हिस्ट्री का पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है जो फिर जो कि एंशियंट इंडिया और आर्काइव वगैरह पे फोकस करता है। तो जब वहां से पेपर का क्वेश्चन वगैरह जाता है ना तो वो लोग एंशियंट से क्वेश्चन ज्यादा डाले रहते हैं। तो हिस्ट्री में ना आपको एंशियंट से क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, एंशियंट हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, उसके बाद मेडिवल पर, और फिर कुछ समय बचे तो जरूर थोड़ा सा मॉडर्न को भी देख लीजिएगा। फिर पॉलिटिकल साइंस आता है। मान लो अगर तुम लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर कर रहे हो और तुम कहते हो कि सर पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिकल थिंकर कहां से पढ़ें, कि सर हम पॉलिटिकल थिंकर कहां से पढ़ें, मान लो कोई ऐसा बोल रहा है, तो देखो भाई ये जो पूछ रहा है पॉलिटिकल थिंकर कहां से पढ़े ना, मतलब ये है कि जो शुरुआत में मैंने एग्जांपल दिया ना, कोई बच्चा फेल होना चाहता है तो ये प्रश्न पूछे, तो अगेन कोई फेल होना चाहता है तो यही पूछे कि पॉलिटिकल थिंकर कहां से पढ़े, वो भी एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले। लिटरली बता रहा हूं, कुछ चीजें होती हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो लिटरली छोड़ने के लिए बनी है। 75 में अगर आप किसी भी तरह से 75 में अगर आप किसी भी तरह से 52 से 55 कर रहे हो तो उसमें एक पॉलिटिकल थिंकर वाला अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सो फार सो गुड, नहीं आता है तो भैया हाथ जोड़ लो, क्योंकि आप में से 70 to 90% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको अचानक से सामने खड़ा करके कह दो ना कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का डिफरेंस बता दो, तो वो नहीं बता पाएंगे कि कैपिटलिस्ट विचारधारा क्या होती है, सोशलिस्ट विचारधारा क्या होती है, कम्युनिस्ट विचारधारा क्या होती है। ये तमाम विचारधारा वो नहीं बता पाएंगे कि गांधीयन मेथड्स क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, कुछ बहुत सी बेसिक बेसिक सी बातें बोलते तो नहीं बता पाएंगे। तुम वो नहीं बता पाओगे और तुम सोच रहे हो कि तुम पॉलिटिकल थिंकर बताने लगोगे, ठीक है, कि इमैनुअल कांत, हीगल, ग्राम्स्की, ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इनकी पॉलिटिकल थॉट्स पर आप कमेंट करने लगोगे, और आपको समझ में आ रहा है कि एक लंबा सा स्टेटमेंट दिया रहेगा, 4 अलग अलग ऑप्शन दिया रहेगा, तुम गेज कर लोगे कौन से थिंकर के रिगार्डिंग है। अरे पॉलिटिकल साइंस में पूरा एक बकायदा सब्जेक्ट है भाई पॉलिटिकल थिंकर्स का, उसमें बहुत सारे थिंकर दिए रहते हैं, कितना थिंकर पढ़ोगे, वो भी तब जब तुम्हें बेसिक बातें कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म नहीं समझ में आ रही हैं तब। ध्यान दीजिएगा, ये जो बात मैं कह रहा हूं ना, ये लास्ट मोमेंट के लिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम 2 महीना पहले पढ़ना शुरू करते हो उस बात को, लेकिन 2 दिन पहले ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल थिंकर्स कहां से पढ़े, ये आप रॉन्ग ट्रैक पर फिर हो। तो आप फिर पॉलिटिकल साइंस में बेसिक बातें ही समझ लो कि भैया हाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीजें क्या हैं, कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, कितना प्रेजेंट में स्ट्रेंथ है, डेमोक्रेसी क्या है, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सब जो लिखा हुआ है क्या है, कौन सा अमेंडमेंट में आया है, ये सब बेसिक बातें आप ध्यान रखिए, जितना लूसेंट जीके में दे रखा है उतना से भी आपका काम बन जाएगा। फिर अगेन आता है जियोग्राफी से, कोई गारंटी नहीं है जियोग्राफी से कितना क्वेश्चन आएगा, तुम देख रहे हो ये लोग तो पेपर को 6 मेजर टॉपिक लिखे हुए हैं, तुम देख लेना जियोग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम रहेगा, ठीक है, जियोग्राफी से क्वेश्चन हर साल कम आता है, कल तो लास्ट ईयर तो पिछले साल तो गिनती का 2 ही 4 क्वेश्चन इन लोगों ने दे रखा था, लेकिन कोई कसम नहीं खा रखा इन लोगों ने, कभी दे भी सकते ज्यादा, लेकिन जियोग्राफी से क्वेश्चन कम आता है, 2 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। लास्ट टू लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स में भर भर के क्वेश्चन दे रखा था इन लोगों ने, ऑलमोस्ट 12 15 क्वेश्चन दे रखे थे लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स में, गिनती के 4 5 क्वेश्चन थे। फिर क्वेश्चन उठता है कि सर हिस्ट्री से मैं मान लिया 12 15 हो गया, पॉलिटिकल साइंस से मैं मान सकता हूँ 10 से 12 हो गया, जियोग्राफी से और इकोनॉमिक्स से कुल मिला के 10 हो गया, तो ऐसे तो आप देखोगे केवल 40 45 नंबर का पेपर कवर होगा, तो बाकी का जो है 15 20 25 क्वेश्चन वो कहां से पूछते हैं। जैसे तो अगर मान लो मैं हिस्ट्री से कह दिया कि 15 क्वेश्चन, ठीक है, मान लो हिस्ट्री से मैंने कह दिया 15, पॉलिटिकल साइंस से मैंने कह दिया कि 10, और मान लो इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी मान के चलो सेफ साइड ले लेते हैं, तो चलो हो गया ये टोटल 35, ठीक है। 35 के बाद देखोगे यहाँ तुमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक सेकंड, जस्ट सेकंड, हाँ यस ठीक है, हाँ टोटल 35 देखने के लिए मिल रहा है। पेपर में कितना क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पेपर में आपसे पूछेगा टोटल 75 क्वेश्चन, तुमको लगेगा अरे सर ये तो 35 ही क्वेश्चन कवर हुआ, तो इसका क्या मतलब, बाकी का क्या ये हमसे कॉमर्स और होम साइंस पूछने वाले, नहीं नहीं नहीं, कॉमर्स और होम साइंस मिला के बहुत पूछेंगे, जानते हो कितना क्वेश्चन पूछ लेंगे, बहुत पूछ लेंगे तुमसे, तो 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन ज्यादा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 6 से 7 क्वेश्चन कम है, कॉमर्स और होम साइंस से मैक्स टू मैक्स 6 से 7 क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पूछ लेंगे, लेकिन अगेन वही मूस मोटाएगा तो लोढ़ा होगा, कोई हाथी घोड़ा नहीं होगा, ठीक है, इससे आपका दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा भी हो जाएगा तो 6 7 मैक्सिमम बता रहा हूं, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, मेढक जो है मुंह फुलाएगा तो बैल की बराबरी नहीं करेगा, ठीक है, तो 6 7 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा कॉमर्स और होम साइंस से।
अब कॉमर्स में तुमसे क्या पूछेगा, देखो यार इकोनॉमिक्स के भी बहुत से ऐसे बेसिक टॉपिक होते हैं ना जो मोर और लेस तुमको कॉमर्स के अंदर ही कम से ज्यादा आता हुआ देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है, बेसिक कॉमर्स के टर्म्स पूछ सकते हैं, वो सारा चीज पूछ सकता है। तो तुम उसके लिए कॉमर्स थोड़ी ना पढ़ने जाओगे, अरे कॉमन सेंस यूज करो भाई। इसी डीयू में एडमिशन लेने के लिए या फिर डीयू में एडमिशन लेने के लिए जो कॉमर्स पेडागोजी वाला बच्चा है उसका तो पेपर कोड ही अलग है, वो तो 03 वाला पेपर कोड का पेपर दे रहा है। तो एक बात बताओ, तो तुम 04 वाले हो, तुमसे कॉमर्स घुस के क्यों पूछेगा? अरे जिससे कॉमर्स पूछना है उससे तुम कॉमर्स पूछो, 03 वाले बच्चे के लिए है। तो कॉमर्स से 2-3 क्वेश्चन आएगा, वो बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमर्स के रिगार्डिंग रहता है। और वो जो साइंस का भी क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक साइंस का क्वेश्चन आएगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ साइंस का क्वेश्चन पूछ देगा, कुछ बहुत मामूली साइंस के क्वेश्चन पूछ देगा। प्रॉब्लम ये होता है ना, कुछ लोग इतने बड़े वाले लल्ले होते हैं एकदम कि उनको बेसिक साइंस भी नहीं पता होता है। अब तुम देखो ना, पूरा पेपर का हेडिंग देखो, ये वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोडेड है, कहीं इसमें लिखा है करंट अफेयर पूछेंगे, नहीं बोला है ना, लेकिन 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है। कहीं इसमें बोला है कि मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन डाल सकता है रीजनिंग का कि क्या होगा। अब मान लो बहुत ऐसे भी लोग होते हैं भाई, मामूली सा नहीं कर पाते हैं कि भैया लिखा हुआ है ABCD, अब लिख दिया कि XY W XYZ, तो ये कैसे आपस में कोरिलेट हो रहा है, बहुत लोग ये छोटा सा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो M है, N है, तो ये देखोगे कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 अलग अलग जो है आपको अल्फाबेट देखने के लिए मिलेंगे। तो उसमें कुछ आपको डाल देगा AEIOU वाला डाल देगा कुछ, ठीक है, AEIOU, ठीक है, इससे आप देखोगे इससे जस्ट सेकंड AEIOU, तो इससे देखोगे आप नॉर्मल जो है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि वॉवेल वगैरह कहीं डाल सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये सब, रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 3 4 5 लिख देगा, उसके आगे 9 10 11 12 लिख देगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इस तरह के 2-4 क्वेश्चन। तो कुछ लोग पूछने लगते हैं सर रीजनिंग कहां से पढ़े? अरे भाई, भाई तू यार ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के स्टूडेंट है भाई, तू यही पढ़ यार। वो जो मैथ रीजनिंग का 2-4 क्वेश्चन है उसके लिए तुम पूरा रीजनिंग का किताब नहीं पढ़ने जाओगे। अब हम लोग आईपी के बच्चे को, मैथ रीजनिंग या जामिया के बच्चे को पढ़ाते हैं, तो हमको 10 लेक्चर लेना पड़ता है भैया, 15 दिन चलती है उनकी क्लास उस काम के लिए, तो तुम वापस से क्या 2 क्वेश्चन करने के लिए ये करने जाओगे? तो ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोग को पेपर भी दिखा देता हूं, जो बात मैं कह रहा हूं कि लास्ट ईयर का जैसे पेपर आप देखोगे तो बेसिकली तुमको क्या देखने के लिए मिलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं भी सिलेबस में मेंशन था? कहीं भी टीचिंग एप्टीट्यूड मेंशन है? देखोगे टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन क्या पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा? हाँ, आ सकता है, आ सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में। तो वो डायरेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से नहीं रहेगा, वो तुमको क्या करेगा, सोशल साइंस से कनेक्ट करा देगा, करंट अफेयर से कनेक्ट करा देगा, कुछ उस तरह से कराएगा। कह के नहीं लेगा तुम्हारी, कह के नहीं लेगा वो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से हम पूछेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला है ना, इसीलिए आप लोग कई बार मैंने बोला है कि डेली बाइट्स के प्लेलिस्ट पर जाओ और जो है तुमको सीओ की ये क्या कहते हैं उसका तुमको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पूरा देख डालो, सो दैट तुमको बेसिक बातों का समझ हमेशा रहे। ठीक है, आप जाइएगा डेली बाइट्स के प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा, आपको देखने के लिए मिल जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके पूरा प्लेलिस्ट होगा। ये पूरा प्लेलिस्ट उसी पे डेडिकेटेड है भाई, 4 से 5 बार वीडियोस को देख जाओ, पूरा एकदम तुम्हें मामला पूरा एकदम रट जाएगा। ठीक है, बाकी कोई JMI बीएड का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना चाहता तो उसका डिटेल भी रिलीज हो गया, आप ये भी देख सकते हो। खैर, मैं आपके मुद्दे पर आता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं पेपर पर। तो अब तुम पेपर में देखोगे व्हेन एंड बाय हुम वाज संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी स्टार्टेड, बेसिक का क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के अंकित वाक्य सत्य में जाते कहां से लिया गया है, वो सब मुंडक उपनिषद वगैरह से लिया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, गिवन बिलो NEP 2020 एम्स टू इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। अब ये क्या है? ये NEP 2020 तो एक तरह से कह लो टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, करंट अफेयर भी है, क्योंकि भैया टीचर एजुकेशन की फील्ड में जा रहे हो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसके रिगार्डिंग बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब देखो, ये एक तरह से जियोग्राफी का भी क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप जियोग्राफी का क्वेश्चन ही मान सकते हो, लेकिन अगेन पॉपुलेशन से रिलेटेड पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। सेंसस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसस को जरूर देख के जाना। 2021 वाला सेंसस अभी तक कराया नहीं गया, जो भी सरकार का उसमें पॉलिटिकल रीजन हो कि सरकार ने क्यों इस बार जनगणना नहीं करा रखा है 2021 वाला, तो आप 2011 वाला जो सेंसस का डेटा है एग्जैक्टली फॉलो करके ठीक से जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव सोशल साइंस टीचर वुड बी। अब देखो, ये क्वेश्चन अपने आप में ना, ये क्वेश्चन अपने आप में टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, लेकिन तुम सोशल साइंस के टीचर बनने जा रहे हो ना, सोच रहे हो 04 का पेपर दे रहे हो, तो क्या मैं पूछ नहीं सकता हूं कि सोशल साइंस के टीचर के लिए, एक बढ़िया सोशल साइंस का टीचर बनने के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए?
तो यहाँ देखो कुछ कुछ ऑप्शंस दे रखा है भैया, इफेक्टिव सोशल साइंस टीचर बनने के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए। इसके लिए तुमको पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम 4 ऑप्शन देखो और तुम्हारा कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि सोशल साइंस के टीचर के लिए क्या इफेक्टिव क्वालिटीज हैं। फिर देखो एजर्शन रीजन का क्वेश्चन आपको भर भर के देखने के लिए मिलेगा। जब यहां पर मैं आपको समझा रहा था तो आपके दिमाग में ये बात आ रहा था ना कि सर आप तो जो बोल रहे हो टोटल 35 क्वेश्चन ही है, तो ये टोटल बाकी का 75 क्वेश्चन कहां से आ रहा है। ठीक है, ये 75 क्वेश्चन कहां से आ रहा है, आपने तो इंपॉर्टेंट 35 बोला, तो देख लो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि बाकी का 75 क्वेश्चन कहां से आ रहा है। वो जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, जब तुम सारी बातें पढ़ोगे तुम खुद ही कर पाओगे उन टॉपिक्स को। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हम लोग कहां पर थे, यस। जैसे कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, तो अरेंज द फॉलोइंग कंटेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये आपसे पूछ देगा। ठीक है, फिर ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर, एनईपी 2020, वो जो बाकी के 75 क्वेश्चन है वो यहीं से देखने के लिए मिल रहा है भाई, यहीं का वो क्वेश्चन है, वो कुछ अलग से नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एजर्सन रीजन। ठीक है, एजर्सन रीजन का क्वेश्चन तुमको देखने के लिए मिलेगा वो 35 के बाद जो 75 क्वेश्चन बाकी का उस टाइप के क्वेश्चन है। पर्सन हु हैव वर्कड इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड परफॉर्म वेल मे नॉट नीड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स। अरे दे नीड भाई, मैं डेली बैठ के इतने समय से काम करता हूं, मुझे कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल अपग्रेडेशन की जरूरत है, तो क्या एजर्सन सही है? नहीं, एजर्सन सही नहीं है। कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज डू नॉट रिमेन कॉम्पिटेंट फॉर एवर, बिल्कुल सही बात है। कोई इंप्लॉय कॉम्पिटेंट है तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा कॉम्पिटेंट ही रहे। मैं आज जितना भी बच्चा कितना भी अच्छा अपने आप को स्किल वो करूं, अगर कल को मैं अपना स्किल अपग्रेड नहीं करूंगा तो मैं कैसे डेली बेस पे क्लासेस पढ़ाऊंगा बच्चों को। बहुत सारे टेक की चीजें मुझे यूज करनी पड़ती हैं। आप ये लेक्चर ही देख रहे हो, इतना सारा टेक का सेटअप मेरे सामने लगा हुआ है, लाखों रुपए टेक के सेटअप पे खर्चा है, वो कैसे यूज करना है, कैसे पढ़ाना है, तो क्या मुझे टाइम अपग्रेड नहीं होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज डू नॉट रिमेन कॉम्पिटेंट फॉर एवर, ट्रू, सही बात है, नहीं रहते हैं। पर्सन हु हैव वर्कड इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड परफॉर्म वेल मे नॉट इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फॉल्स। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसमें से ऑप्शन देखकर जो है मार्क करोगे, जो भी इसमें से हो। ध्यान दीजिएगा, ये आंसर की पर मत जाना कि जिस भी कैंडिडेट का पेपर होगा, ये 2023 का पेपर है, मैं आपको शो कर रहा हूँ, कैंडिडेट ने मार्क कर रखा होगा, तो कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस वहां पर आपको देखना है और उस चीज को आपको करना है। एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट मैटर वाज एडेड इन द कंकरेंट लिस्ट इन द ईयर। भाई आगे बढ़िए, ये कब ऐड किया गया था? इंदिरा गांधी के टेन्योर में ऐड किया गया था, ऑलमोस्ट अराउंड आपको ये देखने के लिए मिलेगा 1976 में। इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोठारी कमीशन ने इसको सजेस्ट किया था कि कंकरेंट लिस्ट में डालना है, तो 1976 के अराउंड किया गया था। एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा आपको इसको, तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं यार। अच्छा, फिर एजर्सन, चिल्ड्रन लर्न बाय मोटिवेशन, पनिशमेंट इज द बेस्ट मोटिवेशन। अरे रीजन गलत है भाई, चिल्ड्रन लर्न बाय मोटिवेशन, एजर्सन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। आप भाई तुम्हारे साथ ऐसा चाहे हुआ हो कि तुमको पढ़ने में नहीं आ रहा, नहीं पढ़ रहा ना, खींच के दो कान के नीचे दो, पढ़ने लगेगा, तो तुम कहोगे कि रीजन सही है। नहीं, ठीक है, ए इज राइट, बी इज फॉल्स, ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, तो तुम इस बात को समझो ना कि ये 35 से 75 कैसे पहुंचना है। 35 से 75 इन सारी चीजों से पहुंचना है। तो बेसिकली है क्या ना, आप किसी चीज को, पेपर को जब तुम सॉल्व करने जा रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रेशर और पैनिक के बजाय अगर अपना कॉमन सेंस अपना लेकर जाओगे तो तुम ज्यादा बेहतर पेपर में परफॉर्म करते हुए देखने के लिए मिलेगा। द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ऑन 25th जनवरी इन्वोकिंग आर्टिकल 352 यार, आगे बढ़ो। हु इज नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया, वर्गीस कुरियन, चेक करिएगा। ठीक है, ठीक है, विच ऑन द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू खरीफ सीजन, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर वैसे ही देखो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे रखा है। When children student with special education needs study in general classroom with their peers, the arrangement is called exclusive education। नहीं, inclusive education, समावेशी शिक्षा। सभी सिलेबस के वीडियो में जहां मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग बोलता हूं, हर जगह इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ड यूज करता हूं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है, सीधा सीधा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। इन द एक्सक्लूसिव एजुकेशन द स्कूल मेक्स सुटेबल अरेंजमेंट्स एंड मोटिवेशन करिकुलम टीचिंग मेथड एंड फिजिकल, नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन में पकड़ता है। तो स्टेटमेंट 2 ये जो है गलत है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखो इस कैंडिडेट ने 1 मार्क कर रखा है कि एक्सक्लूसिव, अबे इंक्लूसिव एजुकेशन जगह जगह सुन रहा समावेशी शिक्षा। दिल्ली वाइट पे सारा मेरा केवल तुम वो देख लोगे क्या कहते हैं, सिलेबस वाला जो मैंने वीडियो बता रखा है उसमें बार बार मैं इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ड यूज करता हूं। और आजकल सरकार की पॉलिसी में ही है इंक्लूसिव एजुकेशन पर बहुत ज्यादा बात करना, समावेशी शिक्षा पर बात करना। तो इसमें कुछ बहुत मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। टुच्चा छाप क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, तरेन, पानीपत का मैच द कॉलम करना है, कुछ नहीं, बाबा रिप्लाई लोधी पानीपत पर डालो। ठीक है, और फिर प्लासी का मैच कराओ, लॉर्ड क्लाइव, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, तराइन पे मैच कराओ, खत्म यार। ठीक है, पिक द इनकरेक्ट वंस, एम के गांधी इज आल्सो नोन एज महात्मा। अरे भाई
रविन्द्रनाथ टैगोर इज ऑल्सो नोन एज आचार्य जी, सरदार पटेल ऑल्सो नोन एज लौह पुरुष, जयप्रकाश नारायण इज ऑल्सो नोन एज लोक नायक। ये लूसेंट वाली जब अपना बुक खोलोगे तो लूसेंट की बुक में देखोगे कई टर्मिनोलॉजी से कई लोगों को सर्व किया गया, नाम दिया गया, पिंक रंग का पूरा टेबल दे रखा होगा। ये तुमको मिल जाएगा लूसेंट के हिस्ट्री वाले सेक्शन में, जब तुम देखोगे तो बैकएंड पर दे रखा होगा कि आंध्र किसको कहते हैं, आंध्र पितामह किसको कहते हैं, दुनिया भर में दे रखा होगा। और ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे भी सबको पता है क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 1850 authorities declared decentralized public, ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट, दिल्ली सीधे इग्नू। ठीक है, अब देखो क्या है, अब ये बहुत बेसिक सी बात है सर। जो जैसे मान लीजिए दिमाग में आता है कि सर ये 35 से 75 क्या पूछ रहा है, हाँ तो यही सब पूछ रहा है, बहुत मामूली से सवाल पूछ रहा है तुमसे। ये कौन सा लगा, इग्नू। इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और जामिया, जामिया और डीयू से भी कुछ कुछ कोर्सेज डिस्टेंस से होते हैं, बट इग्नू इज सोनली डेडिकेटेड टू ओपन एजुकेशन ओनली। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं यार। फिर अरेंज द इन लिरिकल ऑर्डर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सही संयोजन की पहचान कीजिए। ठीक है, द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन मून। सब बहुत फालतू क्वेश्चन है, बहुत बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कि इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। द प्लैनेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, ये बेसिक सा जियोग्राफी। द किताबुल हिंद वाज रिटन बाय। ठीक है, ये अगेन हिस्ट्री का लूसेंट खोलोगे पिंक रंग का टेबल होगा, मुगल डायनेस्टी के बाद वहां दे रखा होगा सारे ऑथर और को, किताबुल हिंद। जो बैच अच्छे बच्चे होंगे उनको मार्क भी कराया। ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, देखो इस कैंडिडेट ने मार्क ही नहीं किया, बहुत फालतू सा क्वेश्चन है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में बात हो रहा है, मतलब बताओ गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ये सब इंडिया में है क्या? अबे ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर लो मेरे भाई, कि सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट ये सब नहीं है, कहाँ जाना है, कौन सा डेजर्ट है, थार है, क्या है। ठीक है, सारी बात समझ में आ जाएगी। अब देखो तुमको क्या बोल रखा है यहाँ सिलेबस में, क्या बोल रखा है, जब मैं सिलेबस दिखा रहा था तो सिलेबस में क्या बोल रखा था, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। हाँ तो ये क्वेश्चन पढ़ो ना, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स बोल रखा है ना, तो ये क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या है, ये तुमको लूसेंट में मिल जाएगा टॉपिक आराम से, लूसेंट जीके वाली बुक में। अब यही तुम्हारा इकोनॉमिक्स और कॉमर्स है, यही इकोनॉमिक्स और कॉमर्स है जिसके लिए पूछ रहे हो ना, कॉमर्स कहां से पढ़े। तो लास्ट पॉइंट पे उन सब चीजों को लेकर बहुत परेशान नहीं होना है। इन 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्ड कंट्रोल ओवर द रेवेन्यूज ऑफ विच स्टेट है। इन कैट इज, देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैं क्या कर रहा था, इस कैट इज स्पेल्ड एज FDW, देन डॉग विल बी स्पेल्ड एज। अगर ये क्वेश्चन करने के लिए तुमको रीजनिंग पढ़ना पड़ता है ना, रीजनिंग प्रैक्टिस करना पड़ रहा है तुमको, तो ऐसे कैंडिडेट्स, एक बिटर ट्रूथ है आपको सुन को, चाहे बुरा लगे, अभी 4 लोग आएंगे कमेंट में मुझे गाली देते हुए भी, तो भाई तुम ऑलरेडी एग्जाम से बाहर हो यार। अगर इसको करने के लिए तुमको रीजनिंग का, तुम पूछ रहे हो कि रीजनिंग कहां से पढ़े, जैसे मैंने बोला था ना शुरुआत में जब मैं समझा रहा था, मैंने बोला था ना जिस बच्चे को फेल होना है तो वो ये सब पूछे कि वो ये सब कहां से पढ़ना है। तो ऐसे ही कुछ बच्चे होंगे जो आएंगे कहेंगे कि ये कैसे करें। अरे भाई ये सब बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन है यार, ये सब तो मतलब चर्चा भी मत करिए, डायरेक्ट आगे बढ़िए। तो इस तरह के रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है ये आपको 35 से 75 ही आपको जाना है। ठीक है, फिर अलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेट, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वो तुमको देखने के लिए मिलेगा जियोग्राफी का सेक्शन जो मैं बोल रहा था। विजयनगर किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन किस में डिवाइडेड है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, लूसेंट में मिल जाएगा। फॉलोइंग लीडर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, इनकी राजनीति चल रही है इसी पर, दुकान चल रही है इसी बात से उनकी। ठीक है, पिक द करेक्ट कैपिटल नेशन कॉम्बिनेशन, रशिया, लेनिनग्रेड, ग्रीस, एथेंस, पाकिस्तान, काबुल। पाकिस्तान का काबुल नहीं है, तुमको पता है अफगानिस्तान में है। रशिया का लेनिनग्रेड नहीं है, तुमको पता है। ठीक है, श्रीलंका का ढाका नहीं है बांग्लादेश में। ऑप्शन से देख के एलिमिनेट कर लो भाई। तो ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। नेम द स्टेट वेयर कांग्रेस वाज नॉट अथॉरिटी 1952 से 57। केरला यार, केरला में सबसे पहले 1959 में आर्टिकल 356 लगा के जवाहरलाल नेहरू ने उस समय गवर्नमेंट भी हटाया था, भी ध्यान रखिए। अब देखो ये देखो 5, 11, 23, 47, भैया ये करने के लिए अगर तुमको रीजनिंग पढ़ने जाना पड़ रहा है ना, पहले तो तुम खुद कॉमन सेंस यूज करो, क्यों तुमको जाना पड़ रहा है यार। तुम ये देखो ना, पेपर का नाम है बीए ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, तो तुम्हारा फोकस पॉइंट एरिया यही होना चाहिए। पेपर में तुमको ये सब भी देखने के लिए मिलेगा, तो तुमको पैनिक नहीं करना है। पैनिक क्यों नहीं करना है, क्योंकि 75 में तुम्हें मैं बार बार कह रहा हूं, तुम 50 तक भी सही करोगे, पूरा नेट तुम्हारा 50 तक भी सही है, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा, जिसमें तुम 2 पॉलिटिकल थिंकर का क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 2 तुम साइंस का छोड़ सकते हो, 1-2 तुम रीजनिंग का छोड़ सकते हो। मोटी मोटा तुमको 50 तक सेट बैठाना है किसी भी तरह। ठीक है, 2-3 तुमको रीजनिंग का भी दिख जाएगा।
ठीक है, डीटीएच सेवाओं के द्वारा प्रदान की जाती है। ये ध्यान दो, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी में क्यों दिख रहा है, ये इसलिए नहीं हिंदी में दिख रहा है कि एग्जाम में पेपर हिंदी में पूछा गया था, जिस कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया होगा उसने क्या किया होगा ना, क्वेश्चन को फ्लिप किया होगा कि इंग्लिश की जगह हिंदी में दिखाए। ठीक है, स्ट्रांग रिकमेंडेड रहता है सभी कैंडिडेट्स को कि क्वेश्चन आप इंग्लिश हिंदी में दोनों पढ़ लो, ऑप्शन भी पढ़ लो। कई बार किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो सभी कैंडिडेट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कोई भी क्वेश्चन छोड़ने से पहले उसको इंग्लिश में भी रीड करो, उसको हिंदी में भी रीड करो। जब दोनों में रीड कर लो, दोनों भाषा में नहीं समझ में आ रहा है, तब जो है तुम उसको छोड़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आगे बढ़ो यार। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर वाज मोरारजी देसाई, आगे बढ़िए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, आगे बढ़िए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। देखो अब इसको तुम कहां जाना चाहते हो? सेक्सुअलिटी इज हेरिडेटरी, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कास्ट इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तुम्हारा डाल देगा, साइंस से लेकर मिला देगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीवरेज रेशियो? जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी स्टैंड फॉर, अब देखो एनसीईआरटी किताब पढ़नी होती है, एनसीईआरटी किताब पढ़नी होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सब टुच्चा सब क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे कि एनसीईआरटी किस चीज के लिए है। ठीक है, उनको ये भी नहीं पता होगा, मतलब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, तो वो कैसे जो 35 से 75 बन रहा है वो इस तरह के क्वेश्चन है जो कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। हड़प्पा, कालीबंगन, लोथाल, बनावली, ये मैच द कॉलम थोड़ा सा कठिन पड़ेगा हिस्ट्री पढ़े हुए स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, होमवर्क हेल्प लर्नर फॉर सेल्फ लर्निंग एट होम, सही बात है। अब कहीं बोला है टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस में, लेकिन ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ये करते, होमवर्क मस्ट बी गिवन टू चिल्ड्रन टू कीप देम बिजी आफ्टर स्कूल। नहीं, रीजन ये नहीं है होमवर्क का, लेकिन अब सिंस तुम ऐसा ही सोचते हो नेगेटिव कि बच्चे को होमवर्क इसलिए दो ताकि स्कूल के बाद बिजी रहे, नहीं, रीजन ये नहीं हो सकता है देने का। रीजन ये हो सकता है कि घर के बाद जाके बच्चा को जो है होम एनवायरमेंट में सीखे, ये कारण हो सकता है। तो एजर्शन ए इज राइट, आर इज फॉल्स। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी हुआ था? 23 तारीख को, जो उसमें दिया था फुल मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर द ईयर 1984, द नेक्स्ट नीड ऑफ हायरार्की, मतलब देख लीजिएगा ये सारे बेसिक बाकी के क्वेश्चंस है, मैं शो कर दे रहा हूँ सभी कैंडिडेट्स को। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942। असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी कब हुआ था? ठीक है, 1948। तो ये सब जो अलग अलग क्वेश्चन दे रखा है बहुत बेसिक चीजें हैं। अब देखो, स्टूडेंट इन क्लास इज विजुअली इंपेयर्ड एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन क्लासरूम एक्टिविटीज, टीचर शुड, तुम क्या करोगे? स्टूडेंट जो है जो विजुअली इंपेयर्ड, तो ठीक से दिख नहीं रहा, तुम क्या करोगे? खूब कस के उसको चिल्लाओगे, पनिशमेंट दोगे, और क्या करो? कंप्लेंट टू प्रिंसिपल, टॉक टू हिम हर इन पर्सन एंड मोटिवेट, ऑप्शन नंबर 3 भाई, वही तो 35 से 75 उसी चीज को तुम लेके जा रहे हो। ये देखो मैंने जो तुमको सेंसस बोला है पढ़ के रखना है, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, सेंसस 2011 से क्वेश्चन इस बार फिर पूछेगा। ठीक है, एकता दिवस, सद्भावना दिवस, शहीद दिवस, सब लूसेंट में मिल जाएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ड्यूरिंग कोविड-19 इंडिया ब्रॉट बैक अंडर द एजेस ऑफ, ठीक है, ये देख लीजिएगा उस समय करंट से कुछ क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, एथनिक ग्रुप इज फाउंड इन द रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कुछ तो बेसिक क्वेश्चन क्या है, मेरा बेसिक पॉइंट क्या है यहाँ पर कहने का, ये 35 से 75 बेसिकली क्या है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल जो मेरा आपको बात ये कहना है कि पेपर से पहले ना इस बात को समझो कि अगर तुमको नॉर्मल से रीजनिंग का बात समझ में आता है, बेसिक सा टीचिंग एप्टीट्यूड पर कॉमन सेंस काम करता है, और तुमने थोड़ा भी हिस्ट्री, पॉलिटी, बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी वगैरह, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह लूसेंट से भी पढ़ रखा है, तो भी तुम क्वालिफाई कर लोगे। जब पेपर को अटेम्प्ट करना तो 75 क्वेश्चन में सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने से पहले ना इंग्लिश और हिंदी में दोनों देख लेना, सभी के ऑप्शन इंग्लिश और हिंदी में दोनों पढ़ लेना, और जरूरत से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। और ये भी ध्यान देना कितना भी अटेम्प्ट करोगे तो मिनिमम 10 से 20% क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। तो 75 में कितना अटेम्प्ट ठीक रहता है? 75 में अगर आप 65 से 60 तक 66 तक क्वेश्चन आपको आता है तो आपको करना चाहिए। अब अटेम्प्ट करने का मतलब ही नहीं होता कि तुमको नहीं आता है और तुम अटेम्प्ट चढ़ा दिए हो, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्रीवियसली भी मैं कई बार कह चुका हूं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। मान लो मैंने तुमको बोला कि 75 में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, क्या तुम मेरे कहने पर केवल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे? अगर तुमको पेपर में 70 क्वेश्चन आता है तो तब तुम्हारा कॉमन सेंस काम करता है कि हमको 70 अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि मेरे को 70 आता है, चाहे अभिलाष सिंह ने आके बोला था कि 60 अटेम्प्ट करना है। अरे भाई, तो जब मैं कह रहा हूं कि 65 से 66 तक का अटेम्प्ट सही है, तो पेपर में तुमको 50 ही आता है, तो तुम कैसे करने वाले हो? तो तुम कैसे 50 क्वेश्चन 65 से 66 पर जाओगे? तो ऑब्वियसली निगेटिव को छुओगे तुम। तो जब भी तुम अंधी तुक्का मारोगे, फुल अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, तो वो बच्चा तो ऐसे ही बाहर है।
तो ओवरऑल पेपर में यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है आपको कि 75 क्वेश्चन है, किसी तरह धोखे से धक्के से मेरा अगर 52 क्वेश्चन शुरू हो जाएगा तो पूरे साल भर में सिर्फ और सिर्फ एक वेबिनार मीट डेली बाइट्स का ऐसा होता है जिसमें बच्चों को हम लोग खुद पर्सनली कॉल करते हैं। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का मीट जो हमारे यहाँ पढ़े रहते हैं, तो तुम 75 में 52 क्वेश्चन सही कर दोगे 75 क्वेश्चन में, तो डेली बाइट्स तुमको अपने क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के मीट में जरूर इन्वाइट करेगा। तो पॉइंट यहाँ पर यही है कि तुमको 52 सही करना है। अब बेसिक टीचिंग एप्टीट्यूड, बेसिक रीजनिंग का एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गया, मेजर आपको क्वेश्चन हिस्ट्री से देखने के लिए मिल गया, मेजर आपको क्वेश्चन रीजनिंग से देखने के लिए मिल गया, मतलब पॉलिटिक्स देखने के लिए मिल गया। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट जो पढ़ के जाओगे वही देखने के लिए मिलेगा, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। ये तुम्हारा एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि एक दिन पहले रट्टा मारे और तुम्हारा काम बन जाएगा और ऐसे कुछ होने वाला है, तो ये चीज नहीं है। तो ओवरऑल जो भी कैंडिडेट CUQP 04 के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो इन बातों को सोच के मोटिवेट होना है, ना तो इन बातों को सोच के डिमोटिवेट होना है। लास्ट मोमेंट पर ये पूरा बात समझे रहिए कि दिस इज हाउ योर पेपर इज गोइंग टू लुक लाइक, this is what you are going to find in the paper, and this is what should be your strategy to attempt the paper. Like you are preparing for history, you are preparing for polity, basis of geography, basis of economics. All this in itself is not sufficient. You also need to have basic understanding of teaching aptitude. 2-3 questions you might find from reasoning also, 2-3 questions you might find from science also. And if you know those questions, that should not motivate you a lot. ध्यान दीजिएगा, उन क्वेश्चन का आपको जवाब आता है तो इसका मतलब तुमको बहुत मोटिवेट नहीं करना चाहिए। ऑल्सो इफ यू डोंट नो दोस क्वेश्चन शुड नॉट इवन डीमोटिवेट यू। ऐसा नहीं कि तुमको क्वेश्चन नहीं आते हैं जो एक्स्ट्रा कहीं पर कुछ कॉमर्स का पूछ दिया, कहीं कुछ साइंस का डाल दिया, तुमको नहीं आता है तो तुमको डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए, वो चीज तुमको डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए। अगेन पूरा पेपर सही करने पर, फर्स्ट आने पर कोई विशेष रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तुम्हारा नाम लिस्ट में आना चाहिए, चाहे पहले कट ऑफ में आए चाहे चौथे कट ऑफ में आए, बस आ जाए चाहे जैसे भी आए। वो लाने के लिए 52 से 55 क्वेश्चन तक सही करते हो आप, 50-49 तक भी ले लो, अगर वहां तक नेट आपका सही बन रहा है तो श्योर शॉट पहले से आखिरी कट ऑफ आते आते कोई ना तो कोई एक ऐसा कट ऑफ होगा जिसमें आपको अपना नाम देखने के लिए मिलेगा और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बाकी मेरा आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, गॉड ब्लेस यू। जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, ऊपर वाला करे कि आप सबका सिलेक्शन हो, अच्छा सा अच्छा जो है आपका जॉब लगे और पैसा तुम सैलरी ना कमाओ, बोरे में भर के तुमको पैसा कमाने के लिए मिले, इस लेवल का आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस रहे। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको मॉक टेस्ट वगैरह लेना है तो डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को व्हाट्सएप कर सकता है इस नंबर पर, ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो मॉक 999 लिखकर। ध्यान दीजिएगा, ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, कॉल मत करना, कॉल पे रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता डेली बाइट्स पर, ठीक है, हम लोग कन्विंस नहीं करते हैं, तुम खुद कन्विंस रहो, मॉक 999 लिख करके उस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर डेली बाइट्स के वेबसाइट पर जो CUQP 04 का मॉक टेस्ट है उस पर आपको एक्सेस दे देंगी। वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, टोटल तुमको उसमें ठीक ठाक मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, देखोगे कि PYQ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तुमको पुराने मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, वर्कशीट देखने के लिए मिल जाएगा। ये वर्कशीट मॉक वॉक तो ऐसी चीज है कि एग्जाम के पहले भैया आधा घंटा पहले भी आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो भी वो आपका परफॉर्मेंस श्योर शॉट बूस्ट करता ही करता है। तो मॉक 999 कोड लिख करके जो मैंने व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया था उस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दीजिए। 999 के ही पेमेंट पर ये 2999 का जो पूरा मॉक टेस्ट है ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा मात्र 999 पर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत सारी शुभकामनाएं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ऊपर वाला करे कि आपका सिलेक्शन हो, बेस्ट विशेष।